आज हम वैश्विक सहयोग के जो तंत्र हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हमारी दुनिया को एक तरह से आकार देते हैं। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है। सोचिए, अगर इन सभी वैश्विक संस्थाओं का एक पता होता, एक फोन नंबर होता, तो वो क्या होता? सही बात है। आज की हमारी चर्चा कुछ इसी पर है। कौन सा संगठन कहाँ है और कौन उसका नेतृत्व कर रहा है? बिल्कुल। तो चलिए सबसे बड़े नाम से शुरू करते हैं, संयुक्त राष्ट्र। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया को शांति की बहुत सख्त जरूरत थी, शायद तभी इसकी नींव पड़ी है। बिल्कुल सही। इसकी नींव 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में रखी गई थी और ये 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। अच्छा, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। जी, और एक मजेदार बात यह है कि यूनाइटेड नेशंस नाम तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मतलब ये सिर्फ न्यूयॉर्क की वो एक बड़ी सी इमारत तो नहीं है, इसके तो कई हिस्से हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। हाँ, बिल्कुल। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद भी है शायद। हाँ, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 हैं। और इनके जो प्रमुख हैं, महासचिव, वो इस समय कौन है? इसके वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। वो जनवरी 2017 से इस पद पर हैं। इनसे पहले बान की मून और कोफी अन्नान जैसे बड़े नाम भी रह चुके हैं। जी, और बुतरस घाली भी थे। काफी लंबी लिस्ट है। और जहां तक मुख्यालयों की बात है, ज्यादातर तो न्यूयॉर्क में ही है ना? हाँ, 6 में से 5 अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। बिल्कुल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग शहर में है। यह वाकई दिलचस्प है। तो अब संयुक्त राष्ट्र के इन अंगों से आगे बढ़ते हैं और उन विशेष एजेंसियों की बात करते हैं जो इसके साथ मिलकर काम करती हैं। और ऐसा लगता है कि इनमें से ज्यादातर का ठिकाना वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। आपने बिल्कुल सही पहचाना। स्विट्जरलैंड की जो तटस्थता की नीति रही है, उसका एक लंबा इतिहास है। इसी वजह से वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए एक आदर्श जगह बन गया है। अच्छा, मतलब एक न्यूट्रल ग्राउंड। हाँ, एक तरह से। देखिए, जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, फिर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO और विश्व व्यापार संगठन WTO, ये सब वहीं हैं। लिस्ट तो काफी लंबी है। और भी हैं। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त यानी UNHCR और विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO भी वहीं पर स्थित हैं। तो जिनेवा एक तरह से वैश्विक स्वास्थ्य और मानवीय कार्यों का हब हो गया। दुनिया में और कौन से शहर हैं जो किसी खास क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो इटली का रोम शहर सबसे आगे है। रोम? जी, यहाँ खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष IFAD, इन तीनों के मुख्यालय हैं। मतलब दुनिया की खाद्य सुरक्षा की कमान रोम से चलती है। हाँ, कह सकते हैं। और सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मामलों के लिए पेरिस एक बहुत बड़ा केंद्र है, जहाँ यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और OECD भी तो पेरिस में ही है। जी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD भी वहीं स्थित है। तो फिर वियना ऑस्ट्रिया का नाम भी आता है, उसे किसका केंद्र माना जाता है? वियना को हम परमाणु और ऊर्जा का केंद्र कह सकते हैं। परमाणु और ऊर्जा? हाँ, जो कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय है और साथ ही पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी OPEC भी यहीं मौजूद है। OPEC जो तेल की कीमतों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल। और वैश्विक वित्त का क्या? दुनिया के जो बड़े बैंक हैं जो देशों को कर्ज देते हैं, वो कहाँ से काम करते हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो कमान है वो आपको मिलेगी वॉशिंगटन DC में। IMF और वर्ल्ड बैंक? जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों के मुख्यालय वहीं हैं। ये तो एक तरह का वर्ल्ड टूर हो गया। क्या कुछ और संगठन भी हैं जो इन जाने पहचाने शहरों से बाहर स्थित हैं? हाँ, बिल्कुल है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन दूसरी जगहों पर भी हैं। जैसे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU, जो दुनिया के सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, वो स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ये आज भी प्रासंगिक है? बहुत ज्यादा। दुनिया भर में जो चिट्ठियां और पार्सल भेजे जाते हैं, उनके नियम यही तय करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन
ICAO वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। जो हवाई यात्रा के नियम बनाता है। सही। और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल उसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। तो अब तक हमने संयुक्त राष्ट्र और उससे जुड़ी एजेंसियों की बात की, पर दुनिया सिर्फ यहीं तक तो सीमित नहीं है। कुछ क्षेत्रीय और विषय आधारित समूह भी तो हैं। निश्चित रूप से। और ये संगठन किसी खास क्षेत्र या उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। जैसे आसियान? बिल्कुल। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, जिसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। और अफ्रीका के लिए भी तो कोई संगठन है? हाँ, अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन, उसका मुख्यालय अदीस अबाबा, इथियोपिया में है। और हमारे पड़ोस में सार्क का सचिवालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क जी। और अगर सैन्य और सुरक्षा सहयोग की बात करें तो नाटो एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या भारत भी किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब हाँ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या ISA, ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। भारत में कहाँ पर? गुरुग्राम में। इसे 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर लॉन्च किया था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। इसके अलावा ब्रिक्स और इब्सा जैसे नए समूह भी हैं जिनका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इनकी बैठकें सदस्य देशों में बारी-बारी से होती हैं। अच्छा, तो ये वैश्विक सहयोग का एक नया तरीका है। जी, ये बदलते हुए वैश्विक सहयोग के तरीकों को दिखाता है। तो कुल मिलाकर आज हमने वैश्विक शासन की पूरी संरचना की एक झलक देखी। मतलब संयुक्त राष्ट्र के विशाल तंत्र से लेकर छोटे विशेष समूहों तक, ये वाकई एक जटिल दुनिया को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया एक जटिल जाल है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये संगठन सिर्फ कुछ अक्षर और इमारतें नहीं हैं। ये वो मंच है जहां वैश्विक चुनौतियों पर बहस होती है और समाधान खोजे जाते हैं। बिल्कुल। और इनकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सदस्य देश कितना सहयोग करने को तैयार हैं। सही कहा। ये चर्चा एक बहुत विचारणीय प्रश्न भी छोड़ जाती है। हाँ, और वो ये है कि आज जिस तरह से ब्रिक्स और क्वाड जैसे छोटे समूह उभर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की शक्ति पर बहस हो रही है, उसे देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि आज से 50 साल बाद इन वैश्विक संगठनों का नक्शा कैसा दिखेगा। क्या पारंपरिक संस्थाएं ही केंद्र में रहेंगी या फिर दुनिया और ज्यादा क्षेत्रीय समूहों में बटी हुई दिखेगी? क्या शक्ति का केंद्र पश्चिम से हटकर कहीं और स्थापित होगा? ये देखने वाली बात होगी।